नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में। आज हम देखते हैं पर्यावरण के जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं यूपीपीसीएस में। हाँ, यहाँ पे है। यूपीपीसीएस 2024 का जो हुआ था उसमें पर्यावरण से रिलेट करके लगभग 10 प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, तो 10 प्रश्नों में पहला प्रश्न तो यही था, सतत विकास लक्ष्य 2030 के बारे में। लक्ष्य 4 को प्राप्त करने के लिए क्या है, ये जो अभी हम पीडीएफ डिस्कस करेंगे उसमें आपको ये प्रश्न मिल जाएगा। इसके बाद ये जो पारिस्थितिकी निकेत वाला है, ये भी आपको अभी जो हम पीडीएफ डिस्कस करेंगे उसमें वो मिल जाएगा। और बाकी ये जो फैक्ट हैं सिंपल, ये तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके बाद ये जो प्रश्न है वो उच्च से निचले क्रम पौधों का प्रजातियों का सही क्रम है। इसके बाद इसमें सतत विकास की जो सतत विकास की जो धारणा ब्रटलैंड रिपोर्ट को लोकप्रिय बनाएगी, ये भी प्रश्न आज की पीडीएफ से आपको मिल जाएगा। और इसमें जो ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में है, जो आईपीसीसी के बारे में डिटेल दी गई, ये प्रश्न भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रश्न आपको अलग मिलेगा और ये प्रश्न भी आपको मिल जाएगा जो अम्ल वर्षा वाला है। ठीक है, और ये जो एक फैक्ट है सुमेलित नहीं है पूछा गया था, ये प्रश्न भी आपको मिल जाएगा इसमें। और ये तो सिंपल प्रश्न है, इसको आप सभी लोग जानते ही जानते हैं। ठीक है, तो इस तरह से 10 प्रश्न जो पीसीएस यूपी पीसीएस की जो प्रीलिम्स परीक्षा हुई थी 2024 में, उसमें पूछे गए थे। और यहाँ पे उससे आपको मिला के आई थिंक मैं समझता हूँ 6 या 7 प्रश्न तक का डायरेक्टली इस पीडीएफ से मिल जाएंगे, जो कि 30 पेज की पीडीएफ है। ठीक है, इसका आधा जो सेक्शन है वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे इन सबको मिला के हमने एक कंप्लीट पीडीएफ बना दी है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, उसके बाद आपको लास्ट ईयर के प्रश्न मिलेंगे, उसके बाद आपको जो वन रिपोर्ट 2023 की लेटेस्ट है वो आपको यहाँ पे मिलेगी। तो ये कंप्लीट पीडीएफ है पर्यावरण के लिए, आप इसको बार बार रिवाइज करिए, आपको निश्चित तौर पे इससे बहुत हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन शुरू करते हैं। हाँ, एक रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से करता हूँ कि चैनल पे जो नए हैं या जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट आपको इस चैनल पे मिलेंगे। अभी हम पर्यावरण का कर रहे हैं, इसके बाद फिर जितने भी जीएस के सब्जेक्ट हैं, जैसे कि पॉलिटी है, हिस्ट्री है, हिस्ट्री में 3 आ जाएंगे, एंशिएंट है, मिडिवल है, मॉडर्न है, सबकी एक इंपॉर्टेंट जो पीडीएफ होगी, बिल्कुल कॉम्पैक्ट नोट, ठीक है, वो हम यहाँ पे आपके सामने रखेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो दिया गया है कि पर्यावरण शब्दावली से संबंधित वैज्ञानिक कौन कौन है, तो जैव विविधता से संबंधित है डब्ल्यू.सी. रोसेन, इकोसिस्टम से ए.जी. टैंसले, इकोलॉजी से अर्नेस्ट हैकल, और मोनोक्लाइमेक्स थियोरी से एफ.ई. फैकलमेंट्स, और हॉटस्पॉट से कौन है, नॉर्मन मायर्स। इसके बाद भारत के प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल, तो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, असम में है। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर राजस्थान में है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। नंदा देवी और फूलों की घाटी कहाँ है, यूके में यानी उत्तराखंड में है। और पश्चिमी घाट ये केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात का पूरा पार्ट है। और ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। इसके बाद जो सतत विकास लक्ष्य 2030, जिसके बारे में भी प्रश्न पूछा गया था, कि उसमें पूछा गया था कि 4 लक्ष्य जो 4 है वो कौन सा रिलेट नहीं करता है, स्टेटमेंट बना के प्रश्न पूछे गए थे। देखिए, ये सब प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसमें लक्ष्य 1 जो है ये गरीबी उन्मूलन से रिलेटेड है। लक्ष्य 2 जो है वो शून्य भुखमरी से रिलेटेड है। लक्ष्य 3 जो है अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली से रिलेटेड है। लक्ष्य 4 जो है वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से रिलेटेड है। लक्ष्य 5 क्या है, लैंगिक समानता से रिलेटेड है। लक्ष्य 6 जो है ये स्वच्छ जल और स्वच्छता से रिलेटेड है। लक्ष्य 7 सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा से रिलेटेड है। लक्ष्य 8 क्या है, अच्छा कार्य और आर्थिक विकास से रिलेटेड है। लक्ष्य 9 जो है वो उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा से रिलेटेड है। लक्ष्य 10 असमानता को कम करना। और लक्ष्य 11 क्या है, टिकाऊ शहर और ये समुदाय है। इसके बाद लक्ष्य 12 क्या है, जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन। लक्ष्य 13 जलवायु कार्रवाई। लक्ष्य 14 क्या है, जलवायु के नीचे जीवन, सॉरी जल के नीचे जीवन। लक्ष्य 15 है भूमि पर जीवन। और लक्ष्य 16 क्या है, शांति और न्याय मजबूत संस्थाएं। लक्ष्य 17 क्या है, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए साझेदारी। तो ये जो 17 एसडीजी दिए गए हैं, इनको बिल्कुल रट जाइए। इनसे प्रश्न लगभग हर साल आप देख रहे हैं, लास्ट ईयर के पेपर उठा के देखिए तो हर साल आपको मिलेंगे, जो पूछे के पूछे ही जाते हैं। ठीक है, इसके बाद उत्तर प्रदेश के वन्यजीव विहार, तो चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार कहाँ है, चंदौली, 1957 में इसकी स्थापना हुई। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य लखीमपुर खीरी, 1972 में इसकी स्थापना हुई। करतनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य बहराइच में है, 1975 में इसकी स्थापना हुई। रानीपुर वन्यजीव विहार बांदा में है, 1977 में इसकी स्थापना हुई। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर में, 1977 में इसकी स्थापना हुई। और ये सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। देखिए, कई बार प्रश्न ये डायरेक्टली इस तरह से पूछे जाते हैं, ये किस डिस्ट्रिक्ट में है। दूसरी बात, कई तरह से प्रश्न इस तरह से पूछे जाते हैं कि इनकी स्थापना कब हुई, उनके ऑर्डर को आपको सही मैच करना, तो आपको हर एक चीज़ प्रिपेयर करनी है। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं।
तो विश्व तंबाकू निरोध दिवस 31 मई को, विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को और विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब 2 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को मनाया जाता है। ये भी महत्वपूर्ण, इस बार यूपीपीसीएस 24 में 2 प्रश्न ऐसे आए थे जो कि दिवस से रिलेटेड, जिनको कि आपस में मैच करना था। इसके बाद प्रदूषक और उनसे प्रभावित अंग, तो एस्बेस्टस धूल से फेफड़ा रिलेटेड है, सीसा जो है ये केंद्रीय नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, कार्बन मोनोऑक्साइड किससे, रक्त धाराओं से रिलेटेड है, पारा जो है ये उदर से रिलेटेड है और फ्लोराइड किससे रिलेटेड है, दांत से रिलेटेड है। ये प्रश्न लास्ट ईयर पूछा भी गया, यूपीपीसीएस में ही पूछा गया है। इसके बाद नवीकरणीय गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन, 2 टाइप के ऊर्जा संसाधन होते हैं, अनवीकरणीय और नवीकरणीय। अनवीकरणीय भी आप जानते होंगे और नवीकरणीय कौन कौन से, वो हम आपको यहाँ पे बताते हैं। सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जल विद्युत है, बायोगैस है, भूतापीय ऊर्जा है, कचरे से उत्पादित ऊर्जा है और ज्वारीय ऊर्जा है। तो ये सारी कैसी ऊर्जा है, ये नवीकरणीय ऊर्जा है, यानी गैर पारंपरिक इनको कहा जाता है। इसके बाद पर्यावरण से संबंधित सम्मेलन और अभिसमय, बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल, तो कार्बन क्रेडिट की अवधारणा विकसित हुई और ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है ये, ठीक है, ये यहाँ पे होगा। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस घोषित किया गया। बहुत, ये सब बहुत महत्वपूर्ण डेटा है। इसके बाद कार्टेजेना प्रोटोकॉल, ये जैव विविधता से संबंधित है, 2003 से प्रभावी हुआ। और नागोया प्रोटोकॉल 2010 में आया, जैव विविधता से संबंधित आईटी लक्ष्यों की घोषणा की गई। लक्ष्य की संख्या कितनी थी, 20 थी। रियो +20 2012 में हुआ, रियो डी जेनेरियो में आयोजित हरित अर्थव्यवस्था और सतत विकास से ये संबंधित है। इसके बाद इसमें प्रमुख पर्यावरण अधिनियम, बहुत ही महत्वपूर्ण, पूरी पीडीएफ ही इंपॉर्टेंट है, मैं क्या बार बार कहूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण। इसके बाद वन संरक्षण अधिनियम 1980, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 में और वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 में। बिल्कुल याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, जल का पहले आया है, वायु का बाद में आया है, ठीक है। तो 1974 में जल का आया है और 1981 में वायु के लिए प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम आया है। इसके बाद ओजोन क्षयकारी पदार्थ विनियम और नियंत्रण नियम कब आया, 2000 में आया और जैविक विविधता अधिनियम 2002 में आया, ठीक है। इसके बाद जो प्रमुख प्रजातियां हैं और उनके प्रकार, कौन कौन सी प्रजातियां होती हैं, तो कीस्टोन प्रजाति होती है एक, तो ऐसी प्रजातियां जो संख्या में कम होती है लेकिन उनका महत्व क्या होता है, अधिक होता है, जैसे बाघ। संकेतक प्रजाति, तो जो परिवर्तन के बारे में सूचना देती हैं, जैसे कि लाइकेन है, SO2 का सांद्रण प्रदूषण अगर बढ़ जाए तो ये खत्म हो जाता है, ठीक है। वायु प्रदूषण के बारे में अगर आपको जज करना है तो लाइकेन जो है यहाँ पे बेस्ट है। स्थानीय प्रजाति, तो लोकल प्रजाति जहाँ की निवासी है, जैसे पश्चिमी घाट का पूंछ वाला बंदर। एलियन प्रजाति क्या होती है, तो बाहर से लाई गई प्रजाति, जैसे चाय चीन से और आलू कहाँ से आया, पुर्तगाल से आया, तो ये एलियन प्रजाति है। अम्ब्रेला प्रजाति, तो जो पूरे परितंत्र के संरक्षण के लिए जानी जाती है, जैसे एक सींग वाला गैंडा, पांडा है और टाइगर, इनको अम्ब्रेला स्पीसीज कहा जाता है। इसके बाद फ्लैगशिप प्रजाति क्या होती है, जो किसी परितंत्र की पहचान बनती है, जैसे मणिपुर में केबल लामजाओ, सुंदरबन में बंगाल टाइगर, ठीक है। तो ये कैसी हैं, ये फ्लैगशिप प्रजाति हैं। तो इतनी सारी प्रजातियों के बारे में यहाँ पे हमने डिस्कस किया, जैसे कि कीस्टोन है, उसके बाद संकेतक है, स्थानीय, एलियन, अम्ब्रेला और फ्लैगशिप। इनके बारे में थोड़ा ध्यान रखिएगा सही से कि इनके उदाहरण क्या क्या हैं और इनका मीनिंग क्या होता है। भारत के 4 प्रमुख हॉटस्पॉट, तो हिमालय या पूर्वी हिमालय, इंडो बर्मा, सुंडालैंड और पश्चिमी घाट, बहुत महत्वपूर्ण है ये भी। विकास के आधार पर प्रदूषक के प्रकार, तो प्रदूषक कितने प्रकार के होते हैं, तो पहला होता है प्राथमिक प्रदूषक, तो वे पदार्थ जो सीधे स्रोत से निर्मित होते हैं, उनका विकास रासायनिक प्रक्रिया से नहीं होता, जैसे CO है, CO2 है, NO2 है और NO है। तो ये सीधे स्रोत से निर्मित होते हैं, किसी भी जो केमिकल रिएक्शन से इनका फॉर्मेशन नहीं होता है। इसके बाद जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट यानी द्वितीयक प्रदूषक किसको कहते हैं, तो ऐसे प्रदूषक जो प्राथमिक प्रदूषक में हुई अभिक्रिया से निर्मित होते हैं, उनको हम सेकेंडरी पोल्यूटेंट कहते हैं। यानी जो प्राइमरी पोल्यूटेंट में अगर कोई रिएक्शन हो रहा है, उससे निर्मित हो रहे हैं, तो फिर उनको हम सेकेंडरी पोल्यूटेंट बोलते हैं। जैसे क्या, तो पैराक्सी एसिटिल नाइट्रेट PAN, SO3, O3 है, HNO3 है, H2SO4 है, SO4 है और H2O2 है। ये यहाँ पे ऐसे लिखा जाएगा, ये ऐसे लिखा जाएगा, इसके बारे में कंफ्यूज मत होइएगा, H2SO4, SO4 और H2O2, ठीक है। ऐसे ही HNO3 यहाँ भी लिखा जाएगा।
और O3 ऐसे लिखा जाएगा, SO3 जो है ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये सही फॉर्म है, थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग की मिस्टेक है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के पक्षी अभ्यारण्य, तो बखिरा पक्षी अभ्यारण्य 1980 में संत कबीर नगर में है ये। जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य 1991 में है, तो बलिया में है ये। और लाख बहोसी पक्षी अभ्यारण्य सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य है, 1989 में बना और कन्नौज में है ये। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य सबसे पुराना पक्षी अभ्यारण्य है, 1984 में बना उन्नाव में। पटना पक्षी अभ्यारण्य सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य 1991 में बना, एटा में है। विजय सागर पक्षी अभ्यारण्य 1990 में बना, महोबा में है। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य 1987 में बना, रायबरेली में है। सांडी पक्षी अभ्यारण्य 1990 में बना, हरदोई में है। पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य ये 1997 में बना और कहाँ है ये, गोंडा में है। इसमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो वेटलैंड घोषित हो चुके हैं। इसके बाद जैविक अंतरक्रिया के प्रमुख प्रकार क्या क्या हैं, तो सबसे पहला है म्यूटुलिज्म, यानी जिसको कहते हैं पारस्परिकता। तो दोनों प्रजातियों को इसमें लाभ मिलता है, जैसे मधुमक्खी फूलों का रस एकत्रित करती हैं और उससे क्या होता है, उससे पॉलिनेशन होता है। इसके बाद पैरासिटिज्म यानी परजीविता, तो एक जीव दूसरे जीव को नुकसान पहुंचाकर लाभ लेता है, जैसे कुछ परजीवी कीट होते हैं। और इसके बाद है कम्युनलिज्म यानी सहभोजिता, जब एक जीव को लाभ होता है और दूसरे को ना तो नुकसान होता है ना ही लाभ या मदद मिलती है, तो उनको हम कहते हैं सहभोजिता। जैसे कुछ एपिफिटिक पौधे वृक्ष को नुकसान पहुंचाए बिना उस पर क्या करते हैं, उगते हैं। तो ये जो है जैविक अंतरक्रिया के प्रमुख प्रकार है, पारस्परिकता, परिजीविता और सहभोजिता। इनका मतलब आई होप समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद जैव विविधता की 3 श्रेणियां क्या क्या हैं, तो प्रजाति विविधता, तो किसी विशेष क्षेत्र के भीतर विभिन्न प्रजातियों की संख्या पर वो केंद्रित होते हैं। इसके बाद आनुवांशिक विविधता क्या होती है, तो प्रत्येक प्रजाति के भीतर आनुवांशिक जानकारी की विविधता होती है। और पारिस्थितिकी तंत्र विविधता क्या होती है, तो एक क्षेत्र के भीतर मौजूद विभिन्न प्रकार के आवास, समुदाय और प्रक्रियाएं। तो ये जो है ये जैव विविधता की 3 श्रेणियां हैं, प्रजाति विविधता, आनुवांशिक विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता। इसके बाद हम देखते हैं जैव विविधता का मापन कैसे किया जाता है। तो अल्फा विविधता होती है, बीटा विविधता होती है और गामा विविधता होती है। इनका मीनिंग समझ लेते हैं। तो अल्फा विविधता क्या होती है, तो किसी विशेष क्षेत्र के भीतर विविधता को संदर्भित करता है, उसे पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों की संख्या द्वारा व्यक्त किया जाता है। दूसरा है बीटा विविधता, तो पारिस्थितिकी तंत्र के बीच विविधता की तुलना जिससे प्रजातियों की मात्रा में परिवर्तन के रूप में मापा जाता है, उसको बीटा विविधता कहते हैं। और गामा विविधता क्या होती है, तो एक क्षेत्र के भीतर विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र के लिए समग्र विविधता की माप को क्या कहा जाता है, गामा विविधता कहा जाता है। तो जो जैव विविधता का मापन है वो अल्फा, बीटा और गामा विविधता से किया जाता है। इसके बाद है जैव विविधता का संरक्षण कैसे किया जाता है, तो 2 टाइप में होता है, स्वस्थानीय संरक्षण और बाह्य स्थानीय संरक्षण। तो जीवों को उनके प्राकृतिक आवास के भीतर संरक्षण पर केंद्रित किया जाता है, जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान है, जैव संरक्षण क्षेत्र है, अभ्यारण्य है और पवित्रोपवन है। ऐसे बाह्य स्थानीय संरक्षण क्या होता है, तो इसमें जीवों को उनको प्राकृतिक आवास के बाहर प्रजातियों और आनुवंशिकी विविधता का संरक्षण शामिल है, जैसे कि सीड बैंक, जीन बैंक, बॉटनिकल गार्डन है, जूलॉजिकल गार्डन है। तो ये सारे बाह्य स्थानिक जो संरक्षण है। और स्वस्थानिक जो संरक्षण है उसमें क्या आएगा, नेशनल पार्क आ गए, जैव संरक्षण क्षेत्र आ गए, फिर अभ्यारण्य है और पवित्र उपवन है। इसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत जोन क्या होते हैं, तो 3 जोन होते हैं, आप जानते हैं। एक तो इसमें कोर होता है यानी मुख्य जोन होता है, तो उसमें कठोर संरक्षित क्षेत्र शामिल होते हैं, कोई मानवीय गतिविधि नहीं होती है। इसके बाद एक होता है बफर जोन, तो क्षेत्र में जो वैज्ञानिक अनुसंधान, निगरानी, प्रशिक्षण तथा पर्यटन सुविधाओं को समायोजित करता है, उसको बफर जोन कहते हैं। और तीसरा होता है ट्रांजिशन जोन, यानी जिसको कि हम कहते हैं संक्रमण जोन। तो वह क्षेत्र जहां समुदाय, सामाजिक, सांस्कृतिक गतिविधियों तथा मानवीय गतिविधियां हो सकती हैं, उसको हम कहते हैं ट्रांजिशन जोन। तो ये तीनों आपको समझ में आ गए होंगे कि बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर के जो 3 जोन होते हैं, कोर क्या होता है, बफर क्या होता है और संक्रमण क्या होता है। अब प्रश्न अगर मान लिया इस तरह से पूछ लिया जाए कि जहाँ पे मानव गतिविधियां हो रही है, समुदाय की, सामाजिक, सांस्कृतिक ये सारी गतिविधियां हो रही हैं, तो वो किस जोन के अंदर आएगा, तो वो ट्रांजिशन जोन के अंदर आएगा। प्रश्न इस तरह से भी पूछे जा सकते हैं। पर्यावरण से जुड़े प्रमुख व्यक्तित्व, ठीक है। तो रविंद्र कुमार सिन्हा, ये डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है। डॉक्टर रामदेव मिश्रा को कहा जाता है भारत में पारिस्थितिकी के जनक। डॉक्टर नॉर्मन बोरला को कहा जाता है विश्व में हरित क्रांति का जन्मदाता। डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है प्रसिद्ध पक्षी विज्ञान विशेषज्ञ। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से संबद्ध रहे ये। और पांडुरंग हेगड़े तो कर्नाटक में एपिको आंदोलन के नेतृत्व करता रहे ये। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन तो भारत में हरित क्रांति के जनक। डॉक्टर वर्गीज कुरियन भारत में श्वेत क्रांति या दुग्ध क्रांति के जनक।
बाबा आमटे ये नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबद्ध रहे। मेधा पाटकर तो नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेतृत्व करता है ये। और ईपी ओडम तो पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण विज्ञान के जनक हैं ये। इसके बाद रिचर्ड सेंट बार बेकर, इन्हें वृक्ष मानव कहा जाता है। और कैलाश सांखला, इन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो ये सारे हैं, इनको आप अच्छी तरीके से रिवाइज करिएगा, बार बार रिवाइज करिएगा। इसके बाद महत्वपूर्ण पर्यावरणीय शब्दावली। सतत विकास क्या होता है, तो भावी पीढ़ियों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए संसाधनों का प्रयोग करना ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। ब्रेटलैंड कमीशन 1987 द्वारा अपनी आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट में इसे दिया गया था। ये प्रश्न पूछा गया था इस बार। और इको मार्क क्या होता है, तो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा 1991 में इसको दिया गया। पर्यावरण अनुकूल उत्पादों को ही दिया जाता है इसको। एग मार्क क्या होता है, तो कृषि खाद्य उत्पाद पदार्थों पर दिया जाता है। ग्रीन वॉश क्या होता है, तो पर्यावरण संरक्षण के संबंध में झूठे वादे करना, उसको ग्रीन वॉश कहा जाता है। हैबिटेट क्या होता है, तो ऐसे विशेष स्थान जहां जीव रहते हैं उनको क्या कहा जाता है, हैबिटेट कहा जाता है। इसी से रिलेटेड प्रश्न यूपीपीसीएस 2024 में पूछा गया था, जो सबसे लास्ट वाला प्रश्न था। इसके बाद प्रमुख पर्यावरणीय शब्दावली। तो लैंटिक आवास क्या होते हैं, तो स्थिर जल के आवास जैसे तालाब, वेटलैंड और झील, इनको क्या कहा जाएगा, इनको लैंटिक आवास कहा जाएगा। लोटिक आवास किसको कहा जाएगा, तो जो बह रहा है, यानी नदी है, झरना है, बहते जल को, उनको कहा जाएगा लोटिक आवास। नीचे, ये प्रश्न पूछा गया था अभी, तो नीचे क्या होता है, तो इसे किसी जीव द्वारा अपने पारिस्थितिकी तंत्र में निभाई जाने वाली कार्यात्मक भूमिका के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसे ग्रीनेल्स ने दिया था। ठीक है। इसके बाद इकोसिस्टम, तो जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वो रहते हैं। एजी टांसले द्वारा इस टर्म का प्रयोग किया गया था, इकोसिस्टम का। ठीक है। इसके बाद फिर कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, यानी वहन क्षमता। तो किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है, उसको हम कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी। इसके बाद है बायो मैग्निफिकेशन, जिसको कि कहते हैं जैव आवर्धन। तो फूड चेन में भारी धातुओं का प्रवेश तथा विभिन्न पोषण स्तरों पर इन धातुओं की बढ़ती सांद्रता को ही बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं। सारी डेफिनेशन आप अच्छी तरीके से रिवाइज करिएगा, इनको याद भी करना है आपको। पर्यावरण के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान कहाँ कहाँ, तो उत्तर प्रदेश की पहली रामसर साइट ऊपरी गंगा नदी है, ये 2005 में बनाया गया। उत्तर प्रदेश का पहला नेशनल पार्क, क्योंकि दुधवा नेशनल पार्क है। उत्तर प्रदेश का पहला वन्यजीव अभ्यारण्य, तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। और उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व, दैट इज दुधवा टाइगर रिजर्व। और उत्तर प्रदेश का पहला चिड़ियाघर, तो दैट इज नवाब वाजिद अली शाह चिड़ियाघर, जो कि लखनऊ में है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण कॉप समिट हैं और उनका स्थान, तो कॉप 26 ग्लासगो स्विट्जरलैंड में, कॉप 27 मिस्र में, कॉप 28 कहाँ पे, ये यूएई में हुआ, कॉप 29 ये अजरबैजान में होना है। और कॉप 30 जो है ये ब्राज़ील में। और कॉप 33 जो है ये भारत में होना है, कि 2028 में होगा, ये याद रखिएगा। भारत के 18 जैवमंडल रिजर्व क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो 1986 में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। 1988 में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड। 1988 में ही नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय। 1989 में मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे, तमिलनाडु। और 1989 में सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व पश्चिम बंगाल। 1989 में ही मानस बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे, असम। और 1989 में ही ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। 1994 में सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे, उड़ीसा में। और 1997 में डिब्रू सैखोवा बायोस्फीयर रिजर्व असम में। 1998 में दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में। 1999 में पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो कि है मध्य प्रदेश में। 2000 में कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व ये है सिक्किम में। 2001 में अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व केरल तमिलनाडु में है। 2005 में अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दो स्टेट में है। 2008 में कच्छ का रण बायोस्फीयर रिजर्व सबसे बड़ा क्षेत्र के हिसाब से है, जो कि है गुजरात में। 2009 में कोल डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो कि है हिमाचल प्रदेश में। और 2010 में शीशचलम हिल्स बायोस्फीयर रिजर्व दैट इज ये आंध्र प्रदेश में है। और 2011 में पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व जो कहाँ पे है, वो है मध्य प्रदेश में। तो ये 18 जैवमंडल रिजर्व थे, इनको आप अच्छी तरीके से याद करिएगा। भारत के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क, तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ पे है, शहडोल मध्य प्रदेश में है। शिवपुरी नेशनल पार्क कहाँ पे, शिवपुरी मध्य प्रदेश में। भगवान महावीर उद्यान कहाँ पे है, गोवा में है। इंदिरा गांधी अभ्यारण्य ये तमिलनाडु में। कांतगल पक्षी विहार जो है ये तमिलनाडु में। और रोहिला राष्ट्रीय उद्यान ये हिमाचल प्रदेश में है। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में।
और कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? उत्तराखंड में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में है। मानस नेशनल पार्क असम में है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। मृगवानी नेशनल पार्क तेलंगाना में। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में। नंदा देवी जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ? उत्तराखंड में। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान असम में। केबुल लामजाओ ये कहाँ पे है? तो ये मणिपुर में है नेशनल पार्क। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ये उड़ीसा में। कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो ये मध्य प्रदेश में है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान अगेन मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख जो नेशनल पार्क थे और उनकी जो लोकेशन थी कि कहाँ कहाँ किस स्टेट में है, तो वो सारे ये थे। इसके बाद जो प्रमुख पर्यावरणीय कन्वेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है। इसके बाद इसमें रामसर कन्वेंशन, तो ये वेटलैंड पर एक कन्वेंशन हुआ था, इसे 1971 में ईरान के एक शहर का नाम है रामसर में अपनाया गया था। 1975 से इसको लागू कर दिया गया। बॉन कन्वेंशन, तो ये जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर एक सम्मेलन है। 1979 में इसको अपनाया गया और 1983 से ये लागू हो गया। वियना कन्वेंशन तो ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। 1985 में इसे अपनाया गया और 1988 में इसको लागू किया गया। मॉन्ट्रियल, तो आप समझ रहे होंगे ओजोन परत का क्षरण करने वाले पदार्थों पर एक क्या है? अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण प्रोटोकॉल है। 1987 में इसको अपनाया गया और 1989 में लागू किया गया। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि भारत ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे कब साइन किया, कब हस्ताक्षर किया। ठीक है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और पूछा भी गया है, आप हमें कमेंट करिएगा इसके बारे में। बेसल कन्वेंशन तो खतरनाक अपशिष्टों की सीमा पार गतिविधियों के नियंत्रण और उनके निपटान से संबंधित है। 1989 में इसको अपनाया गया, 1992 में ये लागू हुआ। जैव विविधता पर कन्वेंशन CBD जिसको कहते हैं, तो जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित है। 1992 में अपनाया गया और 1993 में ये लागू हो गया। इसके बाद है क्योटो प्रोटोकॉल, तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने से संबंधित है। 1997 में अपनाया गया, 2005 से ये लागू हुआ। रोटरडम कन्वेंशन तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ खतरनाक रसायनों और कीटनाशकों के पूर्व सूचित सहमति प्रक्रिया से संबंधित है। 1998 में अपनाया गया और 2004 में लागू हुआ। कार्टेजेना प्रोटोकॉल, तो ये जैव विविधता पर कन्वेंशन के लिए जैव सुरक्षा पर एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण प्रोटोकॉल है। 2000 में अपनाया गया और 2003 से ये लागू हो गया। स्टॉकहोम कन्वेंशन तो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पैल्यूटेंट यानी POP से संबंधित है। 2001 में जेनेवा में इसे अपनाया गया और 2004 से ये लागू हो गया। नगोया प्रोटोकॉल, तो यह आनुवांशिक संसाधनों तक पहुंच और उसके उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों की उचित और न्यायसंगत बंटवारे से संबंधित है। 2010 में अपनाया गया, 2014 में ये लागू हुआ। मिनीमाता कन्वेंशन तो पारा के प्रतिकूल प्रभावों से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करना, 2013 में अपनाया गया, 2017 से ये लागू है। किगाली समझौता तो ओजोन क्षरण से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में संशोधन किया गया, 2016 में अपनाया गया, 2019 से ये लागू हो गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल्स थे, महत्वपूर्ण पर्यावरणीय कन्वेंशन थे जो कब लागू हुए, किससे रिलेटेड हैं और कब उनको बनाया गया, वो सारी चीज़ें थी, महत्वपूर्ण डेटा है। इसके बाद जलवायु परिवर्तन से संबंधित प्रमुख सम्मेलन, तो पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जिसे रियो समिट या पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 1992 में आयोजित किया गया था। 21 मार्च 1994 से UNFCCC द्वारा लागू हुआ और 197 देशों द्वारा इसकी पुष्टि की गई। इसके हितधारक जलवायु परिवर्तन से निपटने में प्रगति का आकलन करने के लिए 1995 के बाद से प्रत्येक वर्ष कॉप सम्मेलन मिलते रहे। तो जितने भी कॉप सम्मेलन हुए अब तक के देख लेते हैं। तो 1995 में COP1 हुआ, पहला सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जिसको कहा जाता है, बर्लिन जर्मनी में हुआ, ये पहला था। 97 में COP3 हुआ, क्योटो प्रोटोकॉल। 2002 में COP8 हुआ, नई दिल्ली भारत में, दिल्ली घोषणा। और 2007 में COP13 हुआ, बाली इंडोनेशिया में। 2010 में COP16 हुआ, कैनकन में, कहीं कहीं कानकुन भी लिखा रहता है। 2011 में COP17 हुआ डरबन में। 2015 में COP21 हुआ पेरिस में। 2016 में COP22 हुआ मराकेश में। 2017 में COP23 हुआ बान जर्मनी में। 2018 में COP24 हुआ काटोविस पोलैंड में। 2019 में COP25 हुआ मैड्रिड स्पेन में। 2020 में नहीं हो पाया था, आप जानते हैं क्यों नहीं हो पाया। 2021 में COP26 ग्लासगो यूके में हुआ। 2022 में COP27 शर्म अल शेख मिस्र में हुआ। 2023 COP28 दुबई UAE में हुआ। 2024 में COP29 हुआ बाकू अजरबैजान में। और 2025 में COP30 होगा, कहाँ पे? ब्राजील में होगा। ठीक है, भारत में कब होगा? तो 2028 में होगा, अभी हमने ऊपर ही देखा था, याद रखिएगा, वो होगा COP33।
ठीक है। और इससे पहले एक बार भारत में हो चुका है COP8। तो ये दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है। जो भी चीज़ें भारत से रिलेटेड उनको अच्छी तरीके से थोड़ा ध्यान देकर पढ़ा करिए, ठीक है। तो ये प्रमुख सम्मेलन थे और प्रमुख वो कब कहाँ पे हुए, इस तरह से चीज़ें, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी। इसके बाद इसमें और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देखते हैं। ये लास्ट ईयर के पूरे प्रश्न हैं जो यूपी पीसीएस में या यूपी ट्रिपल एस सी में या फिर आर ओ में इस तरह से पूछे गए, वो सारे प्रश्न आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये सही सुमेलित है। कार्टेजेना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी से रिलेटेड है। स्टॉकहोम सम्मेलन अनवरत जैविक प्रदूषण से रिलेटेड है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रिलेटेड टू ओजोन परत। फिर से ये सही सुमेलित है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट हाथी 1992, जैव विविधता अधिनियम 2002। और फिर से ये सही सुमेलित है। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 और प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21 से रिलेटेड है। और पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 ये 1997। इसके बाद फिर से उष्णकटिबंधीय वन दैट इज साइलेंट वैली, शंकु वृक्ष वन, तो ये भी हिमाचल प्रदेश। कक्ष वनस्पति, सुंदर वन, पतझड़ वन कहाँ मिलेंगे, तो वो राजस्थान में मिलेंगे। और ये राष्ट्रीय उद्यान है और ये राज्य है इंताकी नागालैंड में, बेतला झारखंड में, सिरोही मणिपुर में है और गुइंदी जो है ये तमिलनाडु में, सिरोही मणिपुर में है। कंफ्यूज मत होइएगा इसके बारे में। इसके बाद फिर से जैवमंडल रिजर्व और उनकी लोकेशन, तो नोकरेक कहाँ पे है, मेघालय में है। मानस जो है ये असम में है। दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में, अगस्त मलाई केरल तमिलनाडु में, नंदा देवी उत्तराखंड में, कंचनजंगा सिक्किम में और शीत मरुस्थल जिसको हम कोल्ड डेजर्ट कहते हैं तो वो हिमाचल प्रदेश में है। राज्य और राष्ट्रीय उद्यान, सॉरी यहाँ पे होना चाहिए राष्ट्रीय उद्यान और यहाँ पे होना चाहिए राज्य, ठीक है। तो ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश और गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, पिन वैली कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। फिर से अगेन पक्षी विहार एंड जो डिस्ट्रिक्ट है, तो नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में, इसका वर्तमान नाम शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य हो गया है। ओखला पक्षी विहार गाजियाबाद में है और वर्तमान में गौतम बुद्ध नगर में हो गया ये। समसपुर तो रायबरेली में है। और पार्वती अर्गा आप जानते हैं 1997 में इसकी स्थापना हुई थी, कहाँ है, जयप्रकाश नगर गोड्डा में। राष्ट्रीय पार्क एवं संरक्षण में उसमें रखे हुए वन्य जीवों की सूची जो इस प्रकार सुमेलित है। तो राष्ट्रीय पार्क और वन्यजीव अभ्यारण्य या वन्यजीव कौन से रखे गए, तो बांदीपुर क्या है, एक बाघ अभ्यारण्य है। कांजीरंगा क्या है, एकल श्रृंग गैंडा अभ्यारण्य है। सुंदरवन क्या है, तो ये जैव मंडल और बाघ अभ्यारण्य दोनों है। सिमलीपाल ये कहाँ पे है, उड़ीसा में है। और हाथी अभ्यारण्य, ये प्रश्न पूछा गया था 2024 में। बाघ आरक्षित क्षेत्र और स्टेट, तो बुक्सा वेस्ट बंगाल, दम्पा मिजोरम, नमेरी असम और नामदफा कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है। अभ्यारण्य और राज्य, तो गर्म पानी असम, पाखल तेलंगाना, सरिस्का राजस्थान, मुकुम्बिका कर्नाटक, डालमा झारखंड, नैयर केरल और कोटीगांव गोवा में। इसके बाद फिर राष्ट्रीय उद्यान और उनकी लोकेशन, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला बालाघाट एमपी, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया एमपी और माधो राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी एमपी और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान बीजापुर छत्तीसगढ़। अगेन राष्ट्रीय उद्यान एंड रिलेटेड टू स्टेट, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम। अगेन पार्क और वन्यजीव अभ्यारण्य और राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, तो दांचीगाम वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, ये जम्मू कश्मीर में है। केवला देवघाना पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान में है। कान्हा राष्ट्रीय पार्क एमपी में है और पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो वो केरल में है। इसके बाद फिर से राष्ट्रीय पार्क और जो उनकी लोकेशन है, तो दांचीगाम जम्मू कश्मीर, पापीकोंडा आंध्र प्रदेश, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान ये राजस्थान में है। देखिए इसमें कई बार आपको लग रहा होगा कि बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो वो बार बार पूछे गए इस वजह से रिपीट हो रहे हैं। राष्ट्रीय उद्यान और स्थापना वर्ष, जिम कार्बेट 1936 में, कान्हा 1955 में बना, कांजीरंगा 1974 में और साइलेंट वैली 1984 में बना। तो अंसी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, कर्नाटक में, बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है और गूगामल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो ये महाराष्ट्र में है। कांजीरंगा किससे रिलेटेड है, ये गैंडा से। गिर किससे रिलेटेड है, शेर से। सुंदरबन किससे रिलेटेड है, बाघ से। और पेरियार किससे रिलेटेड है, वो हाथी से रिलेटेड है। अगेन ये सही सुमेलित है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हाथी से और मानस राष्ट्रीय उद्यान ये हाथी से। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर से। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, हम ऊपर देखे ही अभी। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। संरक्षित क्षेत्र और जिसके लिए वो जाने जाते हैं, तो भितरकनिका उड़ीसा, तो लवण जल मगर के लिए। और मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, तो महान भारती सारंग के लिए। अगेन राष्ट्रीय उद्यान और उनकी अवस्थिति, कांजीरंगा गोलाघाट नौगांव असम, कुद्रेमुख चिकमंगलुरु कर्नाटक, साइलेंट वैली शांत घाटी कहाँ है, पालघाट
केरल में। अगेन सुमेलित है सही। तो भूगर्भिक विरासत स्थल और स्थान, तो राष्ट्रीय काष्ठ जीवाश्म पार्क तिरुचिरापल्ली, शिवालिक पार्क सिरमौर, स्ट्रेमेटोलाइट पार्क ये चित्तौड़गढ़, लोनार झील कहाँ, बुल्ढाना महाराष्ट्र में। इसके बाद बाघ आरक्षित क्षेत्र और राज्य, तो बांदीपुर कर्नाटक में है, मेलघाट महाराष्ट्र में, बुक्सा पश्चिम बंगाल में और पक्के या पाखुई कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में है। दंपा टाइगर रिजर्व मिजोरम में, गुमटी वन्यजीव अभ्यारण्य त्रिपुरा में और शुक्ला फांटा वन्यजीव अभ्यारण्य नेपाल में है। सारामती शिखर कहाँ है, ये नागालैंड में है। इसके बाद बोंडला वन्यजीव अभ्यारण्य गोवा में, कांगेर घाट राष्ट्रीय पार्क ये छत्तीसगढ़ में, ओरंग अभ्यारण्य असम में और कोठागढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे, ओडिशा में है। इसके बाद लिपस्टिक में कौन सा पदार्थ जो रसायन है वो यूज किया जाता है, तो वो सीसा यूज किया जाता है। और शीतल पेय में ब्रोमिनी शीतल पेय में क्या यूज किया जाता है, तो ब्रोमिनित वनस्पति तेल। और चाइनीज फास्ट फूड में मोनोसोडियम ग्लूटामेट। वायु प्रदूषक और प्रभावित अंग, तो एस्बेस्टस धूल से फेफड़ा, सीसा से मस्तिष्क और पारा से उदर। घटना और यौगिक, तो अम्ल वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड, प्रकाश रासायनिक धुंध, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हेमोग्लोबिन के साथ संयोजन CO का यानी कार्बन मोनोऑक्साइड का। और ओजोन परत का क्षरण किससे होगा, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। अगेन त्वचा कैंसर पराबैंगनिक प्रकाश से होगा, ध्वनि प्रदूषण डेसिबल से होगा, वैश्विक तापन किससे होगा, CO2 से होगा। और ओजोन क्षेत्र क्लोरोफ्लोरोकार्बन से इफेक्टेड है। एपिको आंदोलन P हेगड़े और चिपको आंदोलन ये SL बहुगुणा, नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटकर और शांत घाटी आंदोलन डॉक्टर सलीम अली। अगेन महत्वपूर्ण दिवस हैं और उनकी जो डेट है, तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च, विश्व पर्यावरण दिवस अक्टूबर का प्रथम सोमवार, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। इसके बाद राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा क्षमता मिशन 2009 में, राष्ट्रीय जल मिशन 2011 में, राष्ट्रीय हिमालयी पारिस्थितिकी संपोषण 2014 में, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन 2010 में। अगेन ये सही सुमेलित है। पारिस्थितिकी विज्ञानों का केंद्र बेंगलुरु में है, भारतीय वन्य प्राणी संस्थान देहरादून में, भारतीय वन्य प्रबंधन संस्थान भोपाल में। दोनों को अच्छी तरीके से याद रखिएगा, प्राणी संस्थान देहरादून में, प्रबंधन संस्थान भोपाल में होगा। इसके बाद ये भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र, तो पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र, पूर्वी हिमालय, सुंदरलैंड निकोबार द्वीप समूह। ये प्रदूषक हैं और दुष्प्रभाव हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड लीवर और किडनी को क्षति पहुंचाता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड कैंसर से रिलेटेड है, धूल कण स्वास्थ्य संबंधी रोग देंगे और सीसा जो होगा वो केंद्रीय नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। भारत में 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र स्थानों की सूचीबद्ध किया जाए, ये कौन से हैं, हम ऊपर भी देख चुके हैं, यहाँ एक बार फिर से देखते हैं। अचानक मार अमरकंटक, ऊपर हमने ये देखा कि ये किस स्टेट में रिलेटेड है। अगस्त्यमलाई, दिहांग दिबांग, डिब्रू साइखोवा, ग्रेट निकोबार, मन्नार की खाड़ी, कंचनजंगा, नंदा देवी, मानस, नीलगिरी और नोकरेक, पचमढ़ी, सिमलीपाल, सुंदरबन, कच्छ, शीत रेगिस्तान, शेषाचलम पहाड़ियाँ और पन्ना। तो ये 18 जो हैं बायोस्फीयर रिजर्व हैं। प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य और उससे रिलेटेड स्टेट, तो पाखल अभ्यारण्य कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, पेरियार अभ्यारण्य केरल में है, पलामू अभ्यारण्य कहाँ पे, झारखंड में, चंद्रप्रभा अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में और मानस अभ्यारण्य कहाँ पे, असम में है। दांचीगाम अभ्यारण्य जो है जम्मू कश्मीर में, चिल्का झील ओडिशा में, महावीर अभ्यारण्य गोवा में, सुंदरबन अभ्यारण्य वेस्ट बंगाल में, शांत घाटी अभ्यारण्य केरल में और केबुल लामजाओ अभ्यारण्य मणिपुर में, डंपा अभ्यारण्य मिजोरम में, कान्हा अभ्यारण्य MP में, जल्दापारा अभ्यारण्य वेस्ट बंगाल में, भीतरकनिका अभ्यारण्य कहाँ पे, उड़ीसा में है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो या लास्ट ईयर के प्रश्न थे वो हमने यहाँ पे देखे। इसके बाद हम देखते हैं जो भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2023 की लेटेस्ट आई है उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें। ठीक है, तो इतना आप कर लेंगे तो ये पूरा एनवायरनमेंट का आपका सब कंप्लीट हो जाएगा इसी में। तो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 श्रृंखला की 18वीं रिपोर्ट जारी की। ठीक है, तो 2023 में जो रिपोर्ट आई वो कौन सी है, वो 18वीं रिपोर्ट है और भारतीय वन सर्वेक्षण पर्यावरण और वन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जारी इसको किया गया। उद्देश्य क्या है, तो भारत के वन संसाधनों का नियमित रूप से आकलन और निगरानी करना। इसके अलावा यह प्रशिक्षण, अनुसंधान और विस्तार की सेवाएं भी प्रदान करता है। FSI का मुख्यालय देहरादून में है तथा शिमला, कोलकाता, नागपुर और बेंगलुरु में इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं और पूर्वी क्षेत्र में एक इसका उप केंद्र कहाँ पे है, बर्निहाट मेघालय में है। आइए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। तो वन और वृक्ष क्षेत्रफल, तो देश का कुल वन
वृक्ष क्षेत्रफल 8,27,356.95 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.17% है। अगर वन क्षेत्रफल को कहेंगे आप तो 7,15,342.61 वर्ग किलोमीटर। अगर परसेंटेज यहाँ पे देखें तो 21.76%, और वहीं अगर वृक्ष क्षेत्रफल देखेंगे तो 1,12,014.34 वर्ग किलोमीटर, जो कि 3.41% है। दोनों परसेंटेज को आप ऐड कर देंगे तो आपको ये 25.17 का मिल जाएगा। वन और वृक्षावरण में वृद्धि, तो देश के वन एवं वृक्षावरण में 1445.81 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई, जिसमें वर्ष 2021 की तुलना में वनावरण में 156.41 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। अधिकतम वृद्धि जो हुई वन और वृक्षावरण में कहाँ कहाँ पे हुई, तो छत्तीसगढ़ में 684 वर्ग किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 559 वर्ग किलोमीटर, ये इंपॉर्टेंट है। ओडिशा में 559 वर्ग किलोमीटर, राजस्थान में 394 वर्ग किलोमीटर। अधिकतम वृद्धि जो वनावरण में हुई तो वो हुई मिजोरम में 242 वर्ग किलोमीटर, और गुजरात में 180 वर्ग किलोमीटर, और उड़ीसा में 152 वर्ग किलोमीटर। सबसे ज़्यादा कमी कहाँ हुई, तो मध्य प्रदेश में हुई 612.41 वर्ग किलोमीटर, कर्नाटक में 459.36 वर्ग किलोमीटर, लद्दाख में 159.26 वर्ग किलोमीटर, और नागालैंड में 125.22 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे अधिक वन क्षेत्र वाले शीर्ष 3 राज्य कौन है, तो मध्य प्रदेश 77,073 वर्ग किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश 65,882 वर्ग किलोमीटर, और छत्तीसगढ़ 55,812 वर्ग किलोमीटर। कुल भौगोलिक क्षेत्र के संबंध में वनावरण के प्रतिशत की दृष्टि से लक्षद्वीप टॉप पर है 91.33%, मिजोरम सेकंड पोजीशन पे 85.34%, और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 81.62%। उच्च वनावरण 19 राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों में 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वनावरण के अंतर्गत है। ठीक है। इसमें से 8 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से, मिजोरम है, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मेघालय है, त्रिपुरा है, और मणिपुर में जो वन क्षेत्र है वो 75% से अधिक है। देश का वन कार्बन स्टॉक 7,285.5 मिलियन टन अनुमानित है, जो वर्ष 2021 की तुलना में 81.5 मिलियन टन अधिक है। शीर्ष 3 कार्बन स्टॉक वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो अरुणाचल प्रदेश 1021 मीट्रिक टन, मध्य प्रदेश 608 मीट्रिक टन, छत्तीसगढ़ 505 मीट्रिक टन, और महाराष्ट्र 465 मीट्रिक टन। भारत में कार्बन स्टॉक 30.43 बिलियन टन CO2 समतुल्य तक पहुंच गया है, जो वर्ष 2005 के आधार वर्ष से 2.29 बिलियन टन अधिक है, तथा वर्ष 2030 में 2.5 से 3 बिलियन टन का लक्ष्य के करीब है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में कुल वन और वृक्षावरण 1,74,394.70 वर्ग किलोमीटर है, जो इन राज्यों के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, 67% है। इसके बाद अगर हम मैंग्रोव कवर की बात करें तो भारत का मैंग्रोव आवरण 4,991.68 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है, 0.15%। 2021 से 7.43 वर्ग किलोमीटर की क्या आई है, कमी आई है। गुजरात में मैंग्रोव आवरण 36.39 वर्ग किलोमीटर में कमी आई, और आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में क्रमशः 13.01 वर्ग किलोमीटर की और 12.39 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई। तो गुजरात में कमी देखी गई और आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में वृद्धि देखी गई। इसके बाद ये मैंग्रोव कवर का पूरा डेटा दिया गया है। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। पूरी पीडीएफ आप इसको अच्छी तरीके से रिवाइज करिएगा। इसमें वही सारी चीजें दी गई जो हमने आपको बताई। वनाग्नि 2023-24 का अगर देखें तो शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं, उत्तराखंड में, ओडिशा में और छत्तीसगढ़ में। सबसे ज्यादा आग कहाँ लगी, उत्तराखंड में, उसके बाद उड़ीसा में, उसके बाद छत्तीसगढ़ में। ठीक है। तो ये कुछ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 से रिलेटेड महत्वपूर्ण डेटा था। तो ये पूरी कंप्लीट पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इनका रिवीजन 4 बार, 5 बार, 8 बार, जितनी बार आप कर सकते हैं कर लीजिए। अभी हमने आपको दिखाया ना यूपीपीसीएस का जो प्रीलिम्स पेपर हुआ 2024 में, उससे लगभग इसमें 5 से 6 प्रश्न आपको मिल गए। ठीक है। तो आरओ की परीक्षा के लिए भी ये पीडीएफ और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, इस पीडीएफ से अपने आप को अच्छी तरीके से रिवाइज करते रहिए। ठीक है। तो पर्यावरण का ये हो गया। इसके बाद हम पॉलिटी या हिस्ट्री का जो भी हमारा कंप्लीट हो जाएगी पीडीएफ, हम उसको यहाँ पे शेयर करेंगे, और सभी सब्जेक्ट के लिए आपको एक कंपैक्ट नोट्स यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। जो ज़्यादा भी ना हो और बहुत ज़्यादा कम भी ना हो, कि चीज़ें आप बेहतर तरीके से रिवाइज कर सकें और उनसे आपको पूरी हेल्प मिल सके। ठीक है। तो सेशन कैसा लगा इसके बारे में प्लीज़ कमेंट करिएगा, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल अब सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, दूसरों को शेयर भी करिएगा।
बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।